नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडियन ज्योग्राफी के अगले इस लेक्चर में, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं रेवोल्यूशन को लेकर के। धरती का रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ। इससे पहले हमने रोटेशन वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया है। आई एम श्योर आप सभी लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा, अच्छे से रिवीजन किया होगा रोटेशन का। अब जरा हम रेवोल्यूशन को देखते हैं, ठीक है। आप सभी ने बचपन में ये पढ़ा होगा कि अर्थ जो है वो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। ये हमारा सूर्य है, इसके चारों ओर धरती एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में परिक्रमा करती है, जिसे हम कहते हैं revolution. When the earth moves around sun, keeping sun at its center of movement in anti-clockwise direction, this is known as revolution. ठीक है दोस्तों, ये जो मूवमेंट है अर्थ का, और आप देखेंगे जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज हैं, जैसे हमारे सोलर सिस्टम में ही ले लीजिए, सन के चारों ओर केवल अर्थ ही नहीं, कई सारे प्लैनेट्स रिवॉल्यूशन कर रहे हैं। और हमारा सन विच इज अ स्टार, वो भी एक कई सारे स्टार्स हमारी गैलेक्सी के इंक्लूडिंग सन, वो भी परिक्रमा कर रहे हैं अपने एक केंद्र की। ठीक है, हमारी गैलेक्सी में एक अपना ब्लैक होल है, सभी सितारे उस ब्लैक होल की परिक्रमा भी कर रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई छोटी बॉडी अपने से किसी बड़ी बॉडी के चारों ओर परिक्रमा करती हुई दिखाई देती है। तो ये जो परिक्रमा का कॉन्सेप्ट है, बेसिकली ये क्यों है, ये रेवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट क्यों है? तो प्राकृतिक रूप से यूनिवर्स के फॉर्मेशन के बाद में ये रेवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिकली एग्जिस्टेंस में आया। ठीक है, और रेवोल्यूशन क्यों होता है, जब इस पे सवाल उठाया गया तो इसका आंसर आया टू मेंटेन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है ना, इक्विलिब्रियम की कंडीशन को मेंटेन करते हुए ये इसको खींच रहा है, ये इसकी तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है, तो इस म्यूचुअल ग्रेविटेशनल पुल के कारण ऑटोमेटिकली ये धरती इसके चारों ओर रेवोल्यूशन करने लग जाती है। अगर ये रेवोल्यूशन न हो तो ये धरती एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी, एग्जिस्टेंस मुश्किल हो जाएगा। उसी प्रकार से सूर्य, जो कि एक सितारा है और ये भी रेवोल्यूशन कर रहा है अपने केंद्र के चारों तरफ, ये भी एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। तो अपने एग्जिस्टेंस को बनाए रखने के लिए, वजूद को बनाए रखने के लिए और इक्विलिब्रियम की स्टेट में रहने के लिए ये रेवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट लागू होता है। ठीक है, धरती का रेवोल्यूशन का समय आप सभी जानते हैं, एक साल का जो समय हमारा है, धरती जो है वो ये रेवोल्यूशन करती है फॉर अ पीरियड ऑफ 365 डेज। इन इतने दिनों के अंदर अपना ये एक परिक्रमा कंप्लीट कर लेती है, एक चक्कर कंप्लीट कर लेती है। ठीक है, अब बात करते हैं धरती के ऑर्बिट के बारे में। ये जो धरती है, ये जिस पाथ को फॉलो कर रही है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सूर्य के चारों ओर मूव करने के लिए, इसी को बोला जाता है धरती की ऑर्बिट। तो ये क्या है, ऑर्बिट। ऑर्बिट क्या होता है, कुछ और नहीं होता, ये रेवोल्यूशन का पाथ होता है जो धरती फॉलो करती है। ठीक है, और ये जो ऑर्बिट होती है ये एलिप्टिकल शेप की होती है। ये पूर्ण रूप से आपको सर्कल नजर नहीं आ रहा होगा, ये एलिप्टिकल पाथ है। और एलिप्टिकल पाथ के हमेशा दो केंद्र होते हैं, एक केंद्रीय एक केंद्रीय।
इनमें से एक केंद्र पे सूर्य बैठा हुआ है, ठीक है। इस केंद्र को A1 नाम दे देता हूं, इस केंद्र को A2 नाम दे देता हूं। अब कुछ चीजें समझिएगा, ठीक है। ये जो धरती मूवमेंट कर रही है, इस मूवमेंट में दो परिस्थितियां ऐसी आती हैं जो हमारे लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक परिस्थिति जिसमें ये धरती सूरज के सबसे नजदीक होती है। ये धरती है, ये सूर्य है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मिनिमम होती है, ठीक है, जो कि कितनी होती है? 147 मिलियन किलोमीटर, which is the minimum distance between Earth and Sun। अर्थ और सन के बीच की मिनिमम डिस्टेंस है। और इस पोजीशन में जब धरती होती है तो इस पोजीशन को कहा जाता है पेरी हेलियन। पेरी हेलियन, जो कि किस दिन होती है? ये होती है 3 जनवरी। हर साल 3 जनवरी को ये स्थिति घटित होती है जब दोनों के बीच की डिस्टेंस मिनिमम होती है। पेरी हेलियन। वहीं दूसरी तरफ धरती को मैं ई से डिनोट कर रहा हूं, सूर्य से मैक्सिमम डिस्टेंस पे होती है। धरती जब सूर्य से मैक्सिमम डिस्टेंस पे होती है, जो कि कितनी होती है? 152 मिलियन किलोमीटर। ये धरती और सूर्य के बीच की मैक्सिमम डिस्टेंस है। मैक्सिमम डिस्टेंस पे होती है तो इस परिस्थिति को बोला जाता है एपी हेलियन। एपी हेलियन, जो कि घटित होती है 4 जुलाई, 4 जुलाई को। मेरी बात समझ में आई दोस्तों? मैंने क्या बोला कि धरती जब अपने ऑर्बिट पे रेवोल्यूशन कर रही है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रही है, इस परिस्थिति में दो फेमस परिस्थितियां जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, वो हमारे संज्ञान में आना बहुत ही आवश्यक है। एक परिस्थिति वो है जब अपने एलिप्टिकल पाथ पे सूर्य के सबसे नजदीक होती है धरती। ये सूर्य बैठा है, सूर्य के सबसे नजदीक है धरती, 147 मिलियन किलोमीटर। ये मिनिमम डिस्टेंस है, इसे कहते हैं पेरीहेलियन, जो कि 3 जनवरी को हर साल घटित होता है। उसी प्रकार से जब ये अपोजिट में आ जाती है तो इन दोनों के बीच की दूरी अधिकतम हो जाती है। मैक्स डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। और इस परिस्थिति में जब अर्थ यहां पे होती है, इसे एपीहेलियन कहते हैं, जो कि हर साल 4 जुलाई को देखने को मिलता है। ये बात रही आपकी अर्थ के रेवोल्यूशन से और इसकी ऑर्बिटिंग से संबंधित, ठीक है। चलिए, आई एम श्योर आपने ये चीजें पॉज करके नोट कर ली होंगी, नहीं तो बैक करके एक बार पॉज करके नोट कर लें, क्योंकि अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है रेवोल्यूशन का प्रभाव धरती के ऊपर, ठीक है। रेवोल्यूशन का प्रभाव, हमने देखा रेवोल्यूशन क्या है, इसका एक साइकिल कब कंप्लीट होता है। हमने रेवोल्यूशन से संबंधित 2 स्पेशल दिन देखे, 4 जुलाई और 3 जनवरी का। अब हम जरा देखेंगे रेवोल्यूशन का प्रभाव क्या है।
मुख्य रूप से रेवोल्यूशन का जो प्रभाव देखने को मिलता है ना, रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ एंड चेंज इन सीजन, सीजन में परिवर्तन आता है। ठीक है, अब आप ये जाने कि रेवोल्यूशन का प्रभाव सीजन पे क्या होता है, उससे पहले मैं आपको कुछ सीजन और क्लाइमेट के बीच के डिफरेंस बता देता हूं। देखिए, सीजन या वेदर क्या होता है, किसी भी क्षेत्र के एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, हवा, ह्यूमिडिटी, तापमान, प्रेशर, इन सभी चीजों में अगर परिवर्तन आ रहा है और वो परिवर्तन कुछ दिन, हफ्ते या महीनों के लिए जब आता है, तो उसे कहते हैं उस जगह का वेदर या सीजन। चेंज इन एटमॉस्फेरिक कंडीशंस like temperature, pressure, etc. for about few days, weeks or months is known as weather or season. ये समझ गए? इसको लिखिए पहले। वहीं दोस्तों, दूसरी तरफ जब भी मैं लिखने की बोला करूं तो बगैर मेरे रुकने का इंतजार किए आप पॉज करके लिख लिया करें। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, क्लाइमेट क्या होता है? क्लाइमेट एक लंबा फेनोमेना है। कैसे? ये बताता है कि चेंज इन एटमॉस्फेरिक कंडीशंस of a region for at least 30 years या for a minimum period of 30 years, कम से कम 30 साल, यानी 30 साल और उससे ज्यादा समय के लिए अगर किसी जगह की हवा, तापमान, प्रेशर, ये सभी एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में चेंज आ जाते हैं तो इसे क्लाइमेट कहते हैं। ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जहां आज बर्फ पड़ती है, लेकिन एक समय था जब उन क्षेत्रों में बर्फ ना होकर के अच्छा खासा एनवायरनमेंट था, वर्षा होती थी, वन थे, घने पेड़ थे, लेकिन क्लाइमेट ऐसा चेंज हुआ वहां का कि वहां आइस एज आ गई, बर्फ पड़ती है खूब, पेड़ नहीं बचे हैं, दब गए। आज फॉसिल फ्यूल के माध्यम से पता चलता है कि वो वहां एक समय बहुत पेड़ थे और पेट्रोल वगैरह निकाला जाता है, फ्यूल निकाला जाता है, तो कहीं ना कहीं एक समय पे भारी मात्रा में वहां पर वनस्पति रही। लेकिन क्लाइमेट चेंज होने की वजह से कम 30 साल का समय है, इससे ऊपर बहुत लंबा साल भी जा सकता है। कम से कम बोल रहा हूँ, इससे कम नहीं, कि कम से कम 30, इससे ऊपर कई वर्षों तक ये जा सकता है। ठीक है, आज बहुत सारे ऐसे बर्फ से ढके हुए क्षेत्र हैं जो एक समय पे जहाँ हरियाली हुआ करती थी, वहाँ का क्लाइमेट कुछ और था, टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल सब अलग था। अब कंडीशन एकदम अलग है, टेम्परेचर, प्रेशर सब चीज़ें अलग है। फिर एक समय आएगा जब ये परिवर्तन हो जाएगा और बर्फ ना पड़ करके वापस से कंडीशन ऐसी होंगी जब रेनफॉल हो रही होगी और कुछ कुछ परिवर्तन हो गए होंगे, वनस्पति उगने लगेंगी, वहाँ की वाइल्ड लाइफ चेंज हो जाएगी। इस प्रकार से क्लाइमेट चेंज होता है। ठीक है, तो हम अपने टॉपिक पे आते हैं। हमारा टॉपिक ये कहता है कि भाई ये बताएं कि रेवोल्यूशन का सीजन पे क्या इम्पैक्ट है। रेवोल्यूशन की वजह से
सीजन में क्या क्या चेंजेस देखने को मिल जाते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज हम जो समझेंगे वो ये है कि सूर्य की किरणों का सीजन पे, अर्थ के सीजन चेंजेस पे क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, ये हमारा सूर्य है और ये धरती है। ये धरती के दो हेमिस्फीयर्स हैं, ये नॉर्थ हेमिस्फीयर, ये सदर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। सूर्य की किरणें जब उत्तरी गोलार्ध पे ज्यादा पड़ती हैं और दक्षिणी गोलार्ध पे टेढ़ी पड़ती हैं, टिल्टेड पड़ती हैं और थोड़ा दूर पड़ती हैं। उत्तरी गोलार्ध पे सीधी सीधी पड़ रही हैं, ज्यादा इंटेंसिटी के साथ पड़ रही हैं। एक टॉर्च लेकर दीवार पे मारिएगा, सीधी मारिएगा, लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा दिखेगी। उसको जितना टेढ़ा करते चले जाएंगे, लाइट की इंटेंसिटी दीवार पर उतनी कम दिखती होगी। आपने बचपन में ये चीजें देखी होंगी करते हुए। तो जब सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध, नदर्न हेमिस्फीयर पे डायरेक्ट पड़ रही हैं, ज्यादा इंटेंस पड़ रही हैं, और ये इसका इसका झुकाव भी सूर्य की तरफ है, तो यहाँ गर्मी ज्यादा प्रोड्यूस होगी। यहाँ का टेम्परेचर हाई रहेगा, जिस वजह से यहाँ समर्स देखने को मिलेंगी, गर्मियां। वहीं दक्षिणी गोलार्ध, सदर्न हेमिस्फीयर टिल्टेड है पीछे की तरफ, सूर्य की जो रोशनी है वो टेढ़ी पड़ रही है, जिस वजह से यहाँ का जो इंटेंसिटी है हीट की वो कम रहेगी। हेंस उस जगह का टेम्परेचर कम रहेगा और वहां विंटर्स देखने को मिलेंगी। ये प्रभाव है सन का धरती के नदर्न और सदर्न हेमिस्फीयर पे, किस प्रकार से समर और विंटर्स आती हैं। ठीक है। उसी प्रकार से अब यहाँ ज्यादा पड़ रही हैं रेखाएं सन की, तो, जो रेज हैं, समर्स हैं, समर्स में डेज का जो टाइम है वो ज्यादा रहेगा और जो नाइट का टाइम है वो कम रहेगा। वहीं कंपैरेटिवली विंटर्स में नाइट का टाइम ज्यादा रहेगा डेज के टाइम से। ठीक है, चलिए, ये बात समझ में आ गई। ठीक है, ये चीज मैंने आपको समझाने के लिए बता दी कि कैसे सन की किरणें जब ज्यादा पड़ती हैं, इंटेंसिटी इनकी ज्यादा होती है। सन की किरणें जब टेढ़ी पड़ती हैं, इंटेंसिटी कम होती है। सन की किरणों की इंटेंसिटी कम है तो टेम्परेचर कम होगा, सर्दियां आ जाएंगी। सन की इंटेंसिटी ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा होगा, गर्मियां आ जाएंगी। गर्मियों में दिन बड़े, रात छोटी होती हैं। जाड़ों में दिन छोटे, रात बड़ी होती हैं। समझ गए सर। कुछ कंडीशंस ऐसी भी आती हैं दोस्तों, जहां, इसको चाहे तो लिख लीजिए, नहीं तो अपने मोबाइल में ही एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ये तो रही गर्मियां और सर्दियां। दिन बड़े, रात छोटी, रात छोटी, रात बड़ी, दिन छोटे। ठीक है। कुछ ऐसी सिचुएशंस भी होती हैं जहां धरती के ऊपर सूर्य की किरणें उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध, नदर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर पे इक्वली पड़ती हैं, बराबर बराबर, और परपेंडिकुलर पड़ती हैं इक्वेटर पे। इक्वेटर पे परपेंडिकुलर पड़ती हैं इस प्रकार से, सीधी, यूं। और नदर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में बराबर बराबर पड़ती हैं। ठीक है। इस सिचुएशन को हम इक्विनॉक्स बोलते हैं। इस सिचुएशन में दिन और रात बराबर बराबर होते हैं, 12-12 घंटे के। दिन और रात बराबर बराबर होते हैं, मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था। और डेट कौन कौन सी है वो, 23 सितंबर और 21 मार्च की डेट। दिन और रात बराबर बराबर। टेम्परेचर न ज्यादा गर्मी न ज्यादा ठंडी, मध्यम सा टेम्परेचर बना रहता है। ठीक है। ठीक है।
चलिए, ये दो कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाए। अब समझिएगा मेन मुद्दा। ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको समझना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि जब धरती रेवोल्यूशन करती है ना सन के चारों ओर, तो यही परिस्थितियां बनती हैं। और जब ये परिस्थितियां बनती हैं रेवोल्यूशन के साथ साथ, तो गर्मियां और सर्दियां आती हैं। ठीक है, गर्मियां सर्दियां आती हैं, तो गर्मियों के ही उस सीजन में तापमान बढ़ जाने की वजह से आ, तापमान बढ़ जाने की वजह से फिर वाटर वेपराइज बहुत ज़्यादा होता है, मानसूनी हवाएं चलती हैं, बारिश का सीज़न आता है। फिर एक एक महीने के कुछ कुछ समय के सीजन्स आते हैं जिन्हें हम स्प्रिंग और ऑटम सीजन्स बोल देते हैं, जब सर्दियाँ और गर्मियाँ एक्सचेंज हो रही होती हैं। गर्मियों से मौसम सर्दियों की तरफ जा रहा होता है और सर्दियों की तरफ से मौसम गर्मियों की तरफ शिफ्ट हो रहा होता है। ठीक है, क्योंकि सडन शिफ्ट कभी भी प्राकृतिक तरीके से नहीं आता, कुछ कुछ चेंजेस के साथ आता है, जिन्हें हम ऑटम और स्प्रिंग सीजन बोल देते हैं। मीडियोकर सीजन्स होते हैं ये। चलिए, अब हम अपना मेन चीज पढ़ते हैं। ठीक है, पहला एक डायग्राम मैं आपके लिए बनाता हूं। देखिए, ये है सन। ठीक है, ये है हमारी अर्थ। ठीक है, ये रेवोल्यूशन करती है एंटी क्लॉकवाइज। ये वो परिस्थिति है दोस्तों, जब सन की जो रेज हैं वो इक्वेटर पे परपेंडिकुलर पड़ती हैं। इस कंडीशन को मैं लिखवा देता हूं, इसका हेडिंग डाल लीजिएगा, इक्विनॉक्स, EQUINOX, इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स में क्या होता है? सन रेज फॉल परपेंडिकुलर ऑन इक्वेटर। ठीक है, दे फॉल इक्वली इन बोथ हेमिस्फेयर्स। ये उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में बराबर बराबर गिरती है, जैसा कि मैंने पिछले डायग्राम में बताया था। लेकिन हम जानते हैं कि धरती का उत्तरी गोलार्ध लैंड मास ज्यादा कैरी करता है और दक्षिणी गोलार्ध सदर्न हेमिस्फेयर जो है वो वाटर ज्यादा कैरी करता है। तो जो लैंड मास वाला एरिया है, नदर्न हेमिस्फेयर है, भले ही वहां पे बराबर सनरेज गिर रही हैं, लेकिन वो ठोस इलाका है, वो जल्दी गर्म हो जाता है, टेम्परेचर ज्यादा पकड़ लेता है। वहीं जो सदर्न हेमिस्फेयर है, पानी ज्यादा होने की वजह से धीमे धीमे गर्म होता है। यानी कि despite having equal rays falling on them, the temperature of northern hemisphere is always greater than the southern hemisphere in equinox. इक्विनॉक्स में ये टेम्परेचर ज्यादा रहता है नदर्न हेमिस्फीयर में सदर्न की तुलना में। ठीक है, दो ऐसी कंडीशंस बनती हैं इक्विनॉक्स की। अच्छा, डेज एंड नाइट्स आर इक्वल, डेज एंड नाइट्स आर इक्वल। ठीक है, एक तो दिन बनता है आपका 23rd ऑफ सितंबर इक्विनॉक्स, और एक दिन बनता है आपका 21st ऑफ मार्च इक्विनॉक्स। डेज एंड नाइट्स आर इक्वल, टेम्परेचर ऑफ नदर्न हेमिस्फीयर इज ग्रेटर देन द टेम्परेचर ऑफ सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, इन चीजों को नोट करें। बात समझ में आई जो मैंने अभी टेम्परेचर वाली बताई थी? देखिए, ये हमारी अर्थ है। हमारी अर्थ पे जो लैंडमास वाला एरिया है वो ऊपर ज्यादा है और नीचे कम है। देखिए, ऊपर ज्यादा है और नीचे नीचे वाटर ज्यादा है, ऊपर लैंड मास ज्यादा है, तो ठोस लैंड मास ज्यादा गर्म होगा। ठीक है, पत्थर है, रॉक्स हैं, वो ज्यादा हीट पकड़ती हैं। पानी को गर्म होने में थोड़ा समय लगता है, पानी कंपैरेटिवली कम गर्म रहता है, जिस वजह से उत्तरी गोलार्ध का दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में टेम्परेचर ज्यादा रहता है। द टेम्परेचर ऑफ नदर्न हेमिस्फीयर इज मोर देन द टेम्परेचर ऑफ सदर्न हेमिस्फीयर, डेस्पाइट
हैविंग इक्वल नंबर ऑफ सनरेज फॉलिंग ऑन देम। ठीक है, ये तो रही दोस्तों इक्विनॉक्स की कंडीशन। इससे रिलेटेड पहले से बना लीजिए, इंफॉर्मेशन लिख लीजिए, पॉज करके फिर मैं दो और कंडीशन समझाता हूँ। इक्विनॉक्स में तो मैंने आपको बता दिया कि भाई मध्यम मध्यम तापमान रहता है, ना बहुत गर्मी ना बहुत ठंडी, क्योंकि मार्च का महीना है और एक सितंबर का एंड है, एक सितंबर का एंड होने वाला है, एक मार्च का एंड होने वाला है। तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि बहुत इंटेंस गर्मी नहीं होती। ठीक है, गर्मी यहाँ सबसे ज्यादा कहाँ होगी, जहां सनरेज डायरेक्ट पड़ रही हैं, परपेंडिकुलर पड़ रही हैं। और इक्विनॉक्स की कंडीशन में परपेंडिकुलर कहाँ पड़ रही हैं, इक्वेटर पे, इक्वेटर पे। तो वहां गर्मी बहुत ज्यादा होती है। चलिए, अब जो अगली कंडीशन दोस्तों मुझे बतानी थी आपको, वो है कि ये है हमारा सन, ये है धरती। ठीक है, अब देखिए, एक कंडीशन में जो सनरेज हैं वो उत्तरी गोलार्ध पे टेढ़ी है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध पे सीधी और निकट है। दक्षिणी गोलार्ध देखिए, सन धरती यूं टेढ़ी हो रखी है, इस तरफ का जो मुहाना है नदर्न हेमिस्फीयर का वो दूर है और टेढ़ा है, तो सनरेज भी टेढ़ी पड़ेंगी और इनकी इंटेंसिटी कम होगी। जबकि दक्षिणी गोलार्ध सदर्न हेमिस्फीयर जो है वो सूर्य की तरफ मुंह करे हुए है अपना, उस तरफ जो सनरेज है वो डायरेक्ट पड़ेंगी, इंटेंसिटी क्रिएट करेंगी। तो जो नदर्न हेमिस्फीयर है, इस कंडीशन में भाई हमने इक्विनॉक्स की कंडीशन तो आपको बता दी। अब इक्विनॉक्स की कंडीशन से ये यूं जाएगा, अर्थ हमारा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है ना, तो जो मीडियोकर कंडीशन बनती है वो ये बनती है इधर कि नदर्न हेमिस्फीयर में टेढ़ी सनरेज पड़ने से इंटेंसिटी कम हो जाती है, नदर्न हेमिस्फीयर का टेम्परेचर कम हो जाता है, जिस वजह से यहाँ विंटर्स आने लगती है। ठीक है, और सदर्न हेमिस्फीयर में पहले ऐसे समझिए कि जब ये इक्विनॉक्स की कंडीशन में था हमारा अर्थ, और इक्विनॉक्स की कंडीशन से जब ये इधर की तरफ मूव करता है आगे की तरफ, तो ये जो सनरेज हैं ये जो इक्वेटर पे डायरेक्टली पड़ रही थी, ये अब नीचे सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ शिफ्ट होने लगती हैं। ठीक है, ये 3 महीने का समय है जब यहां से यहां तक आने में धरती को लगता है, यानी कि ये 90 डिग्री का एंगल कवर करने में जो समय है वो 3 महीने है। जब इक्विनॉक्स की कंडीशन से आगे की तरफ धरती बढ़ती है तो सूर्य की किरणें सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाती हैं। कहां से, इक्वेटर से। पहले इक्वेटर पे थी ना इक्विनॉक्स में, सदर्न हेमिस्फीयर में शिफ्ट होना शुरू हो जाती हैं। जैसे जैसे सदर्न हेमिस्फीयर में शिफ्ट होना शुरू होंगी, सदर्न हेमिस्फीयर में गर्मी बढ़ने लगेगी और नदर्न हेमिस्फीयर में ठंड बढ़ने लगेगी। 3 महीने के बाद एक ऐसा समय आता है जब सनरेज परपेंडिकुलरली पड़ रही होती हैं। सनरेज सदर्न हेमिस्फीयर में टेम्परेचर ज्यादा होता है और सनरेज आर परपेंडिकुलर टू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। समझ गए, सदर्न हेमिस्फीयर जैसे ही इक्विनॉक्स से आगे बढ़ा, सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ शिफ्ट होने लगी सनरेज। जैसे ही सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ शिफ्ट होने लगी, तापमान बढ़ने लगा, गर्मियां बढ़ने लगी। 3 महीने के बाद एक ऐसी कंडीशन बनती है जब सन रेज परपेंडिकुलर हो जाती हैं, सीधी पड़ती हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, और एक्सट्रीम गर्मी होती है उस समय सदर्न हेमिस्फीयर में। वहीं दूसरी तरफ टेम्परेचर, सदर्न हेमिस्फीयर में गर्मी तो उत्तरी गोलार्ध में, नदर्न हेमिस्फीयर में विंटर्स। ठीक है, तो ये जो कंडीशन है जब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे सनरेज परपेंडिकुलर पड़ती हैं, ये जो दिन है ये दिन होता है आपका 22 दिसंबर का, और इस दिन को बोला जाता है विंटर सोल्स्टिस।
विंटर सोल्स्टिस, जब सनरेज आर परपेंडिकुलर टू टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। क्यों? क्योंकि धरती अब अपने इक्विनॉक्स पोजीशन से आगे बढ़ रही है। जो इक्विनॉक्स में इक्वेटर पे सनरेज पड़ रही थी वो नीचे नीचे शिफ्ट हो रही है सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ। गर्मियां बढ़नी शुरू हुई, बढ़नी शुरू हुई, बढ़नी शुरू हुई, कहाँ? सदर्न हेमिस्फीयर में। और सर्दियां साथ में पैरेलली बढ़नी शुरू हुई नदर्न हेमिस्फीयर में। 3 महीने बाद 22 दिसंबर का वो समय आता है जब विंटर सोल्स्टिस होता है, यानी कि सनरेज सीधी सीधी पड़ रही होती हैं दक्षिणी गोलार्ध में, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे एक्सट्रीम हीट प्रोड्यूस होती है वहां पे। वहीं दूसरी तरफ विंटर्स क्रिएट हो जाती हैं कहाँ? नदर्न हेमिस्फीयर में। टेम्परेचर कम हो गया ना वहां पे, रेस टेढ़ी पड़ रही है, ठीक है। और सनरेज शिफ्ट भी कहाँ हो रही है? नीचे की तरफ हो रही है, दक्षिणी गोलार्ध की तरफ। समझ में आई दोस्तों? अब इस कंडीशन से धरती फिर आगे बढ़ती है, रिवॉल्यूशन कर रही है ना, और आगे बढ़ती है अगले इक्विनॉक्स की तरफ, जो कि मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं 21 मार्च। तो जब धरती इस कंडीशन से आगे बढ़ रही है, जब ऊपर विंटर और नीचे गर्मी है विंटर सोल्स्टिस से, तो अब ये जो सूर्य की किरणें हैं ये वापस सदर्न हेमिस्फीयर से ऊपर बढ़ना शुरू कर देती है इक्वेटर की तरफ, ठीक है। तो धरती ऊपर जा रही है, ये किरणें भी अब ऊपर आ रही हैं, ऊपर आ रही हैं, ऊपर आ रही हैं, ठीक है ना। और यहां 21 मार्च तक आते आते ये किरणें इक्वेटर पे सीधी पड़ने लगती हैं, जैसा कि इक्विनॉक्स में होता है। तो इक्विनॉक्स में जैसे होता है वैसे ही ये इक्वेटर पे सीधी सीधी पड़ने लगती हैं और दिन और रात बराबर होने लगते हैं, ठीक है। 21 मार्च के दिन तक आते आते ये कंडीशन आ जाती है, यानी कि अब जो नीचे की तरफ ऊपर ठंडी एक्सट्रीम थी, नीचे गर्मी एक्सट्रीम थी, धीरे धीरे करके ठंडी का समय कम होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। 21 मार्च तक आते आते मध्यम तापमान सा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में एक फिर धरती आगे बढ़ती है। जब दोबारा धरती आगे बढ़ती है तो ये जो समय है, ये जो टेम्परेचर की कंडीशन है ये फिर चेंज होती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ सदर्न हेमिस्फीयर में रेज ज़्यादा थी, फिर ऊपर आई इक्वेटर पे आ गई, अब वापस इक्वेटर से और ऊपर जाएंगी। अब ये गर्मियों का समय शिफ्ट होगा नदर्न हेमिस्फीयर की तरफ। अब इक्वेटर से ऊपर को बढ़ना शुरू हुई जो सनरेज हैं वो, और नदर्न हेमिस्फीयर में गर्मी बढ़ना शुरू हो जाएगी, पैरेलली सदर्न हेमिस्फीयर में ठंड बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो इस प्रकार से जब धरती आगे की तरफ बढ़ेगी तो नदर्न हेमिस्फीयर में टेम्परेचर विल इंक्रीज और सदर्न हेमिस्फीयर में टेम्परेचर विल डिक्रीज। और ये वो कंडीशन आएगी जो जब एक्सट्रीम गर्मियां पड़ रही होंगी। 21 जून का ये दिन होगा। 21 जून को बोलते हैं ठीक है दोस्तों। और इधर आते आते और ऊपर शिफ्ट हो गई और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक पहुंच गई। तो सनरेज आर नाउ परपेंडिकुलर टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसकी वजह से नदर्न हेमिस्फीयर में, मैं इस डायग्राम को आगे बना रहा हूं, थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा, ठीक है। ये सन है, ये हमारी धरती, ये सनरेज पड़ रही हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे परपेंडिकुलर, ठीक है। नदर्न हेमिस्फीयर में टेम्परेचर ज्यादा, समर्स, वहीं सदर्न हेमिस्फीयर में टेम्परेचर कम, विंटर्स, ठीक है दोस्तों। ये 3-3 महीने का समय लगेगा इसको एक क्वार्टर से दूसरे क्वार्टर में जाने में, 3 महीना, ठीक है। ऐसे ही यहां से वापस यहां आएगा, उसमें भी 3 महीना, ठीक है। अब इन चीजों को लिख लेते हैं। हमने इक्विनॉक्स की बातें लिख ली थी, मैं आपको यहां समर और विंटर सोल्स्टिस लिखवा देता हूं। पहला लिखिए समर सोल्स्टिस। समर सोल्स्टिस में
सनरेज आर, ये परपेंडिकुलर का निशान है, परपेंडिकुलर इस प्रकार से, सनरेज आर परपेंडिकुलर टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, डे कौन सा है, 21 जून। इस दिन डे की जो लेंथ होती है वो मैक्सिमम होती है, यानी कि सबसे बड़ा दिन होता है, डे लेंथ इज मैक्सिमम, सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक है, समर इन नॉर्थ हेमिस्फीयर और विंटर इन साउथ हेमिस्फीयर। ठीक है, सनरेज आर परपेंडिकुलर टू टॉपिक ऑफ कैंसर, 21 जून का ये दिन होता है। ठीक है ना, आप लिख लें, सन एंटर्स इन नदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था आपका, समर सोल्स्टिस का दिन कौन सा है, 21 जून, ये सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक है, गर्मियां हो जाती हैं एक्सट्रीम नदर्न हेमिस्फीयर में और सर्दियां सदर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिएगा। वहीं दूसरी तरफ विंटर सोल्स्टिस में क्या रहता है, विंटर सोल्स्टिस, देखिए पॉइंट्स बहुत ज्यादा थ्योरी मत लिखिए, पॉइंट वाइज चीजों को लिखिए। वीडियोस आपके लिए अवेलेबल है, कभी भी कोई भी कंफ्यूजन होगा वापस से वीडियो कॉल करके चीजों को समझ लीजिएगा। हालांकि मेरी कोशिश ये है कि चीजों को इतना क्लियर कर दूं एक ही बार में कि दोबारा देखने की जरूरत ना पड़े, आप केवल डायग्राम देख करके पहचान जाएं कि किस चीज की बात हो रही है। ठीक है, ठीक है, विंटर सोल्स्टिस की जो डेट है वो क्या है, 22 दिसंबर, 22 ऑफ दिसंबर, लॉन्गेस्ट नाइट होती है इस दिन। ठीक है, सन एंटर्स इन सदर्न हेमिस्फीयर, वो तो सदर्न विंटर सोल्स्टिस से पहले ही एंटर कर जाता है सदर्न हेमिस्फीयर में, लेकिन आप लिख लीजिए फिर भी, सन एंटर्स इन सदर्न हेमिस्फीयर, सनरेज आर परपेंडिकुलर टू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये जो दिन होता है, इस दिन सनरेज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, इन पॉइंट्स को नोट कीजिए। समर्स इन सदर्न हेमिस्फीयर एंड विंटर्स इन नदर्न हेमिस्फीयर। चलिए दोस्तों, आराम से पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा। मेरा जो आज रेवोल्यूशन का जो इम्पैक्ट था सीजन पे, वो मैंने पढ़ाना था आज आपको, वो मैंने आज कवर भी कर दिया आपका। ठीक है, और चाहे तो एक छोटा सा टॉपिक और कवर करा देता हूं आपका, इसको आप पॉज करके नोट करें, क्योंकि मैं इसको डिलीट करने वाला हूं, यहाँ से अभी मिटाने वाला हूं बेसिकली। ठीक है, समझिए, मेरे पास, मैंने आपको एपीहेलियन और पेरीहेलियन की कंडीशन बताई थी। ये सन है, जब पास में है अर्थ, सन और अर्थ, तो ये कंडीशन है आपका पेरीहेलियन। इस कंडीशन में आप बताएं कि सर्दी होगी या गर्मी। देखिए, पेरीहेलियन होता है 3 जनवरी को, 3 जनवरी को ठंड रहेगी ऑब्वियसली। ठीक है, जबकि ये सूर्य के पास में है अर्थ, अर्थ पास होने के बावजूद भी 3 जनवरी को कितनी ठंड होगी, आप सोचिए। ऐसा क्यों है, ऐसा है धरती के टिल्ट की वजह से। जहां ठंड होती है, अगर ये टिल्टेड है तो भले ही ये पास है, सूर्य की किरणें इस पे टेढ़ी पड़ेंगी, जिस वजह से यहाँ ठंड होगी ही होगी, भले ही पास है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ये हो सकता है कि जब ये दूर होती और इतनी ही टिल्टेड होती तो वहां जो सर्दी पड़ती वो 10 से 15% ज्यादा पड़ती, अभी कंपैरेटिवली कम पड़ रही है। चलो अच्छा है, उस एक्सट्रीम ठंड से तो हम बच गए, 10 से 15% अगर
ठंड कम पड़ रही है उस एक्सट्रीम कंडीशन के। जब यहाँ आती है तो कौन सा दिन होता है? 4 जुलाई का, जिसे हम एपीहेलियन बोलते हैं। 4 जुलाई का समय क्या होता है? गर्मी का या हल्की फुल्की बरसात शुरू हो जाती है। ऐसी कंडीशन में जो सनरेज हैं वो यहाँ ऊपर टिल्टेड पड़ रही थी, यहाँ डायरेक्ट पड़ने लगती है। क्यों? क्योंकि इसने अपना मुंह अब अपना जो टिल्ट था वो सूर्य की तरफ कर दिया। डायरेक्ट पड़ रही है तो गर्मी हो गई यहाँ पे। यहाँ टिल्ट उस तरफ है, झुकाव है उस तरफ आगे की तरफ, तो जो सनरेज हैं वो सीधी ना पड़ के टेढ़ी पड़ रही है, इनकी इंटेंसिटी कम आ रही है, इसलिए यहाँ सर्दियां हो गई, यहाँ गर्मी हो गई। अब सोचो यही कंडीशन अगर इस तरफ होती, यानी कि सन की तरफ मुंह करके अगर अर्थ आ जाती इतना पास, तो 10 से 15% हीट और बढ़ जाती, टेम्परेचर और बढ़ जाता। बच गया ऐसा होने से। ठीक है, तो बस ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको समझाना था मुझे। कोई भी डाउट है तो आप एक बार कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा आपका कमेंट पढ़ के आपका जो भी डाउट है उसको सॉल्व करने की। ठीक है, चलिए दोस्तों, टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, अपने लेक्चर का पीरियड अपन आधे घंटे के आसपास रखते हैं। चलिए कोई नहीं, कुछ नई चीज़ें जानने को मिली हमें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।